मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज की बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में पेपर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे मनु का संप्रभुता का और सप्तांग सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने मनु का परिचय, मनुस्मृति में क्या है और उसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति का बहुत व्यवस्थित वर्णन मनुस्मृति में नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी राजा के जन्म के बारे में बताया गया है, जिसे ईश्वर ने बनाया है संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए। और ये राजा ईश्वर ने 8 देवताओं के नित्य अंश को लेके बनाया है, लेकिन ये दिव्य शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति से युक्त व्यक्ति है जो राज्य सत्ता का प्रतीक है। उन्होंने संप्रभुता और राज्य को अलग अलग बताया है। आज हम देखेंगे संप्रभुता क्या है मनुस्मृति में और संप्रभुता का आधार क्या है, धर्म और दंड। आज के संदर्भ में अगर हम संप्रभुता की बात करें तो राज्य का ये सबसे अनिवार्य तत्व है। हम आज जब राज्य की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने 4 तत्व आते हैं। निश्चित भूभाग, जनसंख्या जो उस निश्चित भूभाग में निवास करती है, सरकार जो उस निश्चित भूभाग में कार्य करती है, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता, जो वो शक्ति है जो किसी भी राज्य को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करती है और आंतरिक रूप से अपने समस्त भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले पदार्थ, वस्तु और मनुष्यों पर पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। लेकिन प्राचीन काल में संप्रभुता का स्वरूप थोड़ा सा अलग था। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंड स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में माना गया है। इस ग्रंथ में धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्य और सदाचार के जो सनातन नियम हैं, शाश्वत नियम हैं, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम और प्रजा के कल्याण के लिए शासक के सकारात्मक दायित्व, शासक की मर्यादाओं आदि का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में राज्य और धर्म को परस्पर निर्भर माना गया है। यहाँ हम एक बात और कर लेते हैं, धर्म जो है वो यहाँ पर धारण करने योग्य नियम है। ये पूजा उपासना की पद्धति के रूप में यहाँ पर प्रकट नहीं किए गए हैं। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के लिए हुआ है, यानी धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य संस्थागत रूप से जब बनता है तो बिना धर्म के सुरक्षित नहीं रह सकता। धर्म नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए जब उपस्थित होता है तो उसके लिए भौतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में स्थापित करती है, यानी धर्म को स्थापित करने के लिए भौतिक शक्ति दंड की अवधारणा दी गई है। राज्य इस बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है, यानी यहीं से संप्रभुता का विचार शुरू हो जाता है। मनुस्मृति में दंड को भौतिक बल का पर्यायवाची नहीं माना गया। मनु के अनुसार भौतिक बल 3 तत्व में संयुक्त होकर के दंड का रूप लेते हैं। पहला, नैतिक प्रयोजन, जिसके लिए बल का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, यानी वो कौन सा प्रयोजन है जिसके लिए बल का उपयोग किया जाए। दूसरा है वो प्राधिकृत निकाय, यानी वो निकाय जिसके पास में दंड का उपयोग करने की ताकत हो, उसको वो शक्ति दी गई हो जो नैतिक प्रयोजन के लिए उत्तरदायी है उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए। तो वो प्राधिकृत निकाय क्या है? राज्य है। तीसरा है अनुलंघनीयता, यानी भौतिक बल जो है उसको कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती नहीं दे सकता। तो इस तरह से मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है और राजा को दंड का स्वामी नहीं बनाया गया, बल्कि एक अभिकर्ता
बनाया गया है, यानी वो एक माध्यम है दंड का प्रयोग करने का, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित कारणों के लिए दंड का उपयोग करता है। यानी राजा मनमाने तरीके से दंड का उपयोग नहीं कर सकता, वो नैतिक प्रयोजन के लिए ही इसका उपयोग करेगा। राजा द्वारा, मनुस्मृति कहती है, राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड, यानी राजा अगर कोई गलत दंड किसी को देता है तो लोक में उसकी अपकीर्ति का, यानी उसके अपमान का, और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनेगा। यानी यहाँ राजा को भी सावधान किया गया है कि वो धर्म की स्थापना के लिए ही केवल दंड का उपयोग करेगा। तो इस तरह से राजा भी दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन हो गया। यानी राजा भी दंड का मालिक नहीं है, बल्कि वो भी उसके अधीन है। अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। राजा को दंड के अधीन मानकर मनुस्मृति में राजा और राज्य के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। इस तरह से मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में बताया गया है। शासक उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक और पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध माना गया है। तो इस तरह से मनुस्मृति में धर्म और दंड सामूहिक रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है, और उसके माध्यम से राजा अधर्म की स्थापना के लिए ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए वो दंड का प्रयोग करेगा और उस संप्रभुता का उपयोग करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो गलत तरीकों का उपयोग करता है, तो राजा की अपकीर्ति भी होगी और वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से राजा को भी एक तरह से धर्म के दंड के अधीन मान लिया गया। तो राजा अंतिम नहीं है, निरंकुश नहीं है, धर्म और दंड से बाध्य है, उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। तो ये हुई संप्रभुता की बात, यानी संप्रभुता धर्म और दंड के रूप में बताया गया है। अब आते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत क्या है? देखिए, हमने राज्य की उत्पत्ति को देखा था। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें राज्य के सावयवी स्वरूप का वर्णन किया गया है। यानी एक पूरा शरीर की तरह से इसको माना गया है, सावयव स्वरूप है इसका। मनु ने राज्य के जो घटक हैं उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। यानी राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं। अब ये 7 प्रकृतियां क्या है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है स्वामी। स्वामी यानी राजा। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है, जो नैतिक गुण, प्रशासनिक क्षमता और दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त है, और ये राजा राज्य के लिए आवश्यक है। दूसरा है मंत्री। मनु का मानना है कि राज्य तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब कुशल मंत्री हो। मंत्री को राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति माना गया है। ये शासक की शक्ति निजी शक्ति नहीं है, बल्कि संस्थागत शक्ति है, जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से करेगा। यानी कोई भी निर्णय राजा अपने आप अकेले नहीं लेगा, इसलिए वो निरंकुश नहीं बन सकता, उसे मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करना होगा। इसलिए मंत्रियों की आवश्यक गुण और योग्यताओं का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा आता है पुर। पुर यानी राज्य की राजधानी जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता को भी बताया है। उन्होंने कई तरह के दुर्ग बताए हैं और समय समय पर उनका उपयोग किया जाए जैसी परिस्थिति हो। इसमें उन्होंने धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। यानी हर तरह के दुर्ग बताए हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार इन दुर्गों का उपयोग किया जा सकता है। अगला लिया है उन्होंने राज्य। देखिए, ये शब्द फिर से आ गया। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में या प्रकृति के रूप में मनुष्य ने फिर से राज्य शब्द का प्रयोग किया है।
ये शब्द थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, परंतु मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर जनपद के रूप में किया है। जनपद का अर्थ क्या हुआ? राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता, यानी एक विस्तृत रूप में यहाँ पर उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया है। और ये कहा है कि भूमि जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी उपजाऊ हो और उसमें निवास करने वाले लोग उसमें आत्मनिर्भर बन सके। अगला आता है कोष। कोष किसी भी राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। एकत्रित धन कर के माध्यम से होगा, लेकिन ये कर शोषण से इकट्ठा नहीं किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके किया जाएगा। जैसा कि वो कहते भी हैं कि जैसे सूर्य थोड़ा थोड़ा करके जल इकट्ठा करता है, या जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके मधु पीती है और शहद इकट्ठा करती है, उसी तरह से राजा को भी अपना कोष इकट्ठा करना चाहिए, जिससे वो प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के विभिन्न कार्यों को पूरा कर सके। अगला आता है दंड। दंड यानी सेना। सेना को राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने कई तरह की सेना का उल्लेख किया है, जैसे हस्ती सेना यानी जो हाथी की सेना है, रथ सेना, अश्व सेना यानी घोड़े की सेना, जल सेना और पदाती सेना। पदाती सेना का अर्थ है पैदल सैनिक। और राजा को कहा गया है, ये परामर्श देते हैं मनु, कि वो सेना के सभी अंगों को मजबूत बनाए, सुदृढ़ बनाए, जिससे राज्य की रक्षा पूरी तरह से हो सके। और अंतिम प्रकृति या राज्य का अंग है मित्र। मित्र को बहुत महत्वपूर्ण माना है और इस आधार पर दो तथ्यों की ओर उन्होंने इशारा किया है। वो कहते हैं कि पहली बात कहते हैं कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता, उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से रखने होते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं अपने राज्य को के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजा को ये प्रयत्न करना चाहिए कि अन्य राज्यों से उसके संबंध मैत्रीपूर्ण रहें। मनु कहते हैं कि जो राजा, जिस राजा के सबसे ज़्यादा मित्र होंगे वो राज्य ज़्यादा खुशहाल होता है। तो जहाँ तक संभव हो मित्र बढ़ने चाहिए, शत्रुओं की संख्या शून्य होनी चाहिए। तो इस तरह से जो सप्तांग सिद्धांत है राज्य की प्रकृति का, उनमें आपस में सभी जो अवयव हैं या सभी जो अंग हैं वो सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के आधार पर एक राज्य पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकता है, सुरक्षित रह सकता है और प्रजा के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। जो राज्य का शीर्षस्थ स्वामी है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और मंत्री को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और दोनों मिलकर के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाएं और जो अन्य प्रकृति हमने देखी 5, उनका समुचित रूप से उपयोग करें ताकि राज्य व्यवस्थित रूप से चल सके। मनु ने सभी प्रकृतियों को परस्पर संबंधित माना है। जैसे त्रिदंड, टिकटी या तिपाई परस्पर संबद्ध होती है, उसी तरह से समस्त प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रत्येक राज्य के लिए बेहद आवश्यक है, अत्यावश्यक है। मनु का कहना है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। यानी सभी प्रकृतियां अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन कभी किसी का महत्व बढ़ जाएगा, कभी किसी का महत्व बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मनु ने सप्तांग सिद्धांत को दिया है, जो आगे जाके हम देखते हैं भारतीय चिंतन में कौटिल्य ने भी दिया है इसी तरह से, और आचार्य शुक्र ने भी ये सप्तांग सिद्धांत इसी तरह से दिया है। यानी राज्य को एक सावयवी तत्व माना और उसी के आधार पर इन 7 तत्व या अंग या प्रकृति को राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए पारस्परिक रूप से इनको संबंधित माना है। आज के लिए इतना ही।